जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम बाकी है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, एक एक व्याख्या को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आज की क्लास से आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, हमारा पहला सवाल पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। इस स्लाइड में मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं सारे नोट कराने वाला हूं। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बैरम खान तथा हेमू के बीच में हुआ था, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप तथा राजा मान सिंह के बीच में हुआ था। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध ये किसके बीच में हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है महाराणा प्रताप तथा राजा मान सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, 1576 में। इस डेट को भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों, ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। बाबर तथा इब्राहिम लोदी इनके बीच में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था, तो मैंने आपको बताया था 1526 पानीपत का पहला युद्ध। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, इसको आप नोट करें। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके बीच में हुआ था, बाबर तथा इब्राहिम लोदी। आपसे दोस्तों ये दोनों पूछ सकते हैं, आपसे डेट पूछी जा सकती है, कुछ भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बात करते हैं बैरम खान तथा हेमू, इनके बीच में क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा, पानीपत का दूसरा युद्ध। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1556 में पानीपत का दूसरा। 1761 कि 1761 में दोस्तों मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये दोस्तों मैंने पानीपत के तीनों युद्ध और दोस्तों आपको हल्दी घाटी का युद्ध नोट करा दिया। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1527, 1540, 1757, 1761। दोस्तों आपको याद करके रखना है, खानवा का युद्ध ये कब लड़ा गया था, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है राणा सांगा। किसके बीच में, राणा सांगा तथा बाबर के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में, बाबर के बीच में लड़ा गया था। और किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1540 इसमें दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसका, कन्नौज का, इसको आप लिख लें। इसमें आपको दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसको भी आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाए 1757, दोस्तों आपको याद होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, अब आपको कमेंट करके बताना है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। पानीपत का तीसरा युद्ध मैंने आपको बता दिया, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि तराइन का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। अब दोस्तों आपको मैंने 8 से 10 युद्ध नोट करा दिए हैं, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते चलें। तराइन का तीसरा युद्ध 1757 में, 1791 में, 1792 में, 1761 में। दोस्तों तराइन के दोस्तों कितने युद्ध हुए थे, तराइन के दोस्तों 2 युद्ध हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा आपको सवाल में करेक्शन करना है। तराइन का दूसरा युद्ध लिख लीजिएगा यहाँ पर, तराइन का दूसरा युद्ध। ये दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में। ये तराइन का पहला युद्ध है और ये तराइन का दूसरा युद्ध है। और तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको सबको पता है पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसके अलावा तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इतनी बातें आपको नोट करनी है, इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं जाएगा, कोई सा भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दंती दुर्ग, खिर्ज खां, बिंबिसार, विजयानंद। दोस्तों एक वंश का संस्थापक आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो चाहे एसएससी सीएचएसएल हो। यहाँ पर जितने वंश हैं सारे वंशों के दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थापक मैं आपको नोट करा देता हूँ। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग, खिर्ज खां, बिंबिसार, विजयानंद। तो आपको ध्यान में रखना है सैयद वंश का संस्थापक था खिर्ज खां। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। दंती दुर्ग ये किस वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का, इसको आप लिख लें।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। बिंबसार ये किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश। इसके अलावा विजयानंद ये किस वंश के संस्थापक थे? चोल वंश के। चोल वंश। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वंश मैं आपको और नोट करा देता हूं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कड़फिसस। कड़फिसस इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ये कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए। इससे बाहर सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, केरल, पंजाब या उड़ीसा? दोस्तों आपसे संताल विद्रोह के बारे में जानकारी ली गई थी परीक्षा में एमटीएस की। दोस्तों मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों केरल से संबंधित है मोपला विद्रोह। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं पंजाब। पंजाब में दोस्तों कौन सा विद्रोह हुआ था? कूका विद्रोह। कौन सा? कूका विद्रोह हुआ था। और संताल विद्रोह दोस्तों कहां से संबंधित है? झारखंड का दोस्तों राज्य है संथाल। संथाल विद्रोह का संबंध कहां से है? झारखंड। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लिटन के, डलहौजी के, कॉर्नवालिस के? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं, जल्दी से बताइएगा आपका सही आंसर क्या होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय आया था? तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड लिटन के समय आया था। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? तो आपको ध्यान में रखना है 1878 ईस्वी में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कोई सा भी सवाल यहां से आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वित्त आयोग, अगर आपसे पूछ लिया जाए वित्त आयोग के दोस्तों 15वें अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। इसको भी आप लिख लें। और वित्त आयोग का दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? 280। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब दोस्तों कमेंट कर बताएंगे आप नील दर्पण। कौन दोस्तों? नील दर्पण। नील दर्पण ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों एक पुस्तक आपको और लिखनी है, गोल्डन थ्रोशोल्ड। गोल्डन थ्रोशोल्ड ये पुस्तक किसकी है? तो आपको ध्यान में रखना है ये पुस्तक है सरोजनी नायडू की। किसकी? सरोजनी नायडू की, जिसको दोस्तों भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मैंने आपसे पूछा नील दर्पण ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है दीनबंधु मित्र इनकी पुस्तक है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैंने आपको और बता दिए। अब आपको कमेंट कर बताना है मकर विलक्कू त्योहार इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि एतमा अब्दुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, नूरजहां, औरंगजेब? दोस्तों आपके एमटीएस की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं मैं वही आपसे दोस्तों डिस्कस कर रहा हूं। यानी कि दोस्तों एसएससी कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, सारे वही सवाल आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सवाल पूछा गया कि एतमा अब्दुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको ध्यान में रखना है ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके द्वारा क्या बनवाया गया है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हमने कल भी डिस्कस किया था। क्या बनवाया गया है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। अकबर के द्वारा दोस्तों दो चीजें मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं। एक तो दोस्तों आपको लिखना है आगरा का किला। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगरा का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और दोस्तों बुलंद दरवाजा, कौन सा? बुलंद दरवाजा
ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। अब दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पीछे कि मकरविलक्कू त्योहार, इसका संबंध कहाँ से है? तो आपको ध्यान में रखना है इसका संबंध है केरल। और दोस्तों किस मंदिर में मनाया था? सबरीवाला मंदिर। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कमेंट कर बताना है कि बुलंद दरवाजा ये किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये दोस्तों किस स्थान पर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अब बात करते हैं औरंगजेब, इन्होंने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। ये किसने बनवाया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, 1916 में, 1938 में, 1939 में। तो आपको ध्यान में रखना है गदर पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों किसके द्वारा हुई थी? तो आपको ध्यान में होगा लाला हरदयाल इनके द्वारा। कौन दोस्तों? लाला हरदयाल। लेकिन दोस्तों इनके अलावा एक व्यक्ति और शामिल थे, उनका नाम जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दोस्तों बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। इसको भी आप लिख लें, सवाल अच्छा है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल, और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम आपको कमेंट कर बताना है। और ये दोस्तों स्थापना इसकी कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। इसको भी आप लिख लें, सैन फ्रांसिस्को। ये आपको आंकड़े नोट करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए सवाल हैं। अब दोस्तों मित्र मेला, इनका संबंध किससे? वीडी सावरकर। इसको भी आप थोड़ा लिख लें। 1916 में दोस्तों क्या हुआ था? आपको मैंने कई बार बताया है, लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कितने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। इसके अलावा होम रूल लीग मूवमेंट, ये कब चला था? 1916 में। इसको आप लिख लें, होम रूल लीग मूवमेंट। ये कब का है? 1916 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1938 में क्या हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आई थिंक इसको आप रीचेक कर लेंगे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा हुई थी। इतनी बातें आपको नोट करनी है और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा सारी व्याख्या को। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में आपको नंबर मिलेगा 100%। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। यहां पर मैं आपको 4 से 5 समाज नोट कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की है। किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1828 में। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? राजा राम मोहन राय। ये 4 से 5 फैक्ट हैं जो आपको नोट करने हैं 1828 और 1829 तारीख को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद, आपको याद होगा 1897 में राम किशन मिशन। राम किशन मिशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। अब आपको कमेंट करके बताना है स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था। यह सवाल आपकी MTS की परीक्षा में पूछा गया। इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप देना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी को लेकर। आत्माराम पांडुरंग 1867। इसमें किसकी स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? और आपको ध्यान में रखना है आत्माराम पांडुरंग। उम्मीद करता हूं आपने सभी समाजों को नोट कर लिया होगा। एक समाज बचता है दोस्तों आपका सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होगा दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र माह में, श्रावण माह में, वैशाख माह में, जेठ माह में? तो आप सबको बताइए दोस्तों,
श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नारी को नमन योजना का संबंध किस राज्य से है? इस सवाल के ऊपर तो आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा में 100% इस स्लाइड से सवाल आपको देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको यहां पर नोट कराने वाला हूं, इनको आप नोट कर लें। यहां पर दोस्तों 2 बार हिमाचल प्रदेश टाइप हो गया, इसको आप एक बार काट देंगे। दोस्तों बात करते हैं नारी को नमन योजना, इसका संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान, दोस्तों चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना का संबंध किससे? राजस्थान। और कितनी राशि दोस्तों इसके लिए आवंटित की जाती है? 25 लाख रुपए। अभी तक दोस्तों इसकी राशि थी 10 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 लाख। इतनी बातें आपको नोट करनी है। और राजस्थान की एक योजना और है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसको आप पूरा लिख लेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ की है? राजस्थान की है। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की योजना दोस्तों मैंने आपको नोट कराई थी, जल्दी से आपको एक योजना तमिलनाडु की छाप कर बताना है, और आपकी परीक्षा में भी आई हुई योजना है। दोस्तों आपको याद होगा एनम एजुथेनम, एनम एजुथाचम, एनम एजुथनम करके दोस्तों योजना एजुथम करके, सॉरी दोस्तों एनम एजुथम योजना दोस्तों कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और एक योजना दोस्तों आपसे पूछी गई थी, पुदुमई पैन योजना, पुदुमई पैन योजना, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध भी तमिलनाडु से है। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। छत्तीसगढ़, इसकी योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, इसको आप लिख लें। छत्तीसगढ़ की दोस्तों 2 योजनाएं आपको याद रखनी, कौन कौन सी? कौशल्या मातृत्व योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना। इन दोनों का संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे सवाल। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अभी हमने डिस्कस कर लिया है राजस्थान। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। हरियाणा, हरियाणा की दोस्तों 1 से 2 योजना आपको नोट करनी है, जैसे कि खेल नर्सरी योजना, ये कहाँ की है? हरियाणा की। और दोस्तों एक योजना आपको और नोट करनी है, कौन सी? हरियाणा की। तो आपको ध्यान में रखना है ई अधिगम योजना, ये महत्वपूर्ण है। ई अधिगम, ई अधिगम योजना कहाँ की है? हरियाणा की। और दोस्तों मैंने आपको एक कौन सी बताई है? खेल नर्सरी योजना, ये भी कहाँ की है? हरियाणा की है। अब दोस्तों 1 से 2 योजना त्रिपुरा की आपको नोट करनी है। त्रिपुरा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना, इसका संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से है। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों त्रिपुरा की एक योजना बहुत ही फेमस है, इसको आप नोट करके रखें, अर्न विद लर्न योजना। कौन सी दोस्तों? अर्न विद लर्न, अर्न विद लर्न योजना, यानी कि कमाओ भी और सीखो भी। इसका संबंध कहाँ से? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की आपको क्या क्या रखनी है? मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना और अर्न विद लर्न योजना, इसका संबंध कहाँ से? त्रिपुरा। अब दोस्तों काशी रथ यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप लिख लें। काशी रथ यात्रा, इसका संबंध है कर्नाटक से, ना कि उत्तर प्रदेश से। इसका आंसर उत्तर प्रदेश मत लगा के आइएगा। काशी रथ यात्रा योजना कहाँ की है? कर्नाटक की है। एक जिला एक उत्पाद योजना अगर आपसे पूछी जाए तो आपको जवाब देना उत्तर प्रदेश। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो मैंने आपको बता दी। शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए, 2070। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग रहे, 2070 इसका राइट आंसर होगा। शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। अब दोस्तों 2023, इसको दोस्तों मिलेट का वर्ष घोषित किया गया। किसका? मिलेट का, यानी कि बाजरे का वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए बाजरे का वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को। 2047 आपको याद होगा, इसमें बजट का उल्लेख किया गया था, बजट में इसका उल्लेख किया गया था। सिकल सेल एनीमिया, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047 का। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अब दोस्तों हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी है? बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल। मीराबाई चानू, पीटी ऊषा, मनीषा रामदास, मनीषा कल्याण, ये चारों नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया? तो आपको याद रखना है
ये कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है मनीषा रामदास। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो आपका जवाब हो जाता मनीषा कल्याण। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा मनीषा कल्याण। लेकिन अगर आपको दोस्तों महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर पूछे तो आपका जवाब होगा मनीषा रामदास। ये दो सवाल हैं करंट अफेयर के, एकदम लल्लन टॉप सवाल हैं। पीटी ऊषा, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, सॉरी दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो आपको याद रख लेना है पीटी ऊषा जी को बनाया गया है। इनको उड़न परी के नाम से भी हम जानते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मीराबाई चानू, बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मीराबाई चानू को चुना गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। कमेंट करके बताएं मीराबाई चानू का संबंध कौन से राज्य से है? ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, सबको पता है। कमेंट करके बताएं कि ये कौन से राज्य से संबंधित हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि G20 2023 का मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, आर वेंकट रमणी को या हर्षवर्धन श्रृंखला को? दोस्तों आपको बता दें G20 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया बाली में हुई थी। 2023 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? अपने भारत देश में हुई है। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? वसुधैव कुटुंबकम। और दोस्तों इसकी एक थीम भी निर्धारित की गई थी, वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली। ये दोस्तों आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। G20 2023 का मुख्य समन्वयक किसको बनाया गया, यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंखला। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता G20 का शेरपा किसको बनाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना अमिताभ कांत को, अमिताभ कांत। इनको दोस्तों G20 का शेरपा बनाया गया है। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है? G20 2023 का मुख्य समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंखला। ऋतुराज अवस्थी, आपको याद होगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों कौन है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल इनका कौन सा है? नंबर 76। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया? बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए। कहां पर किया गया? इंदौर में किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहां से आपसे क्या क्या सवाल पूछा सकते हैं, आप वो नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना इंदौर। अगर आपसे 1 लाख से कम, अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यह है पंचगनी, महाराष्ट्र। अगर 1 लाख से अधिक आबादी में पूछे तो आपको इंदौर बताना है। 1 लाख से कम आबादी में पूछे तो आपको पंचगनी, महाराष्ट्र बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो आपको जवाब देना है गोवा। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला हर घर जल वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बुरहानपुर। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन से आर्टिकल के अनुसार है? आर्टिकल 52 के, 53 के, 54 के, 55 के। राष्ट्रपति का सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। तैयार हो जाइए इन सवालों को लेकर। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति को लेकर। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 53। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52। इसमें क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा। और प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आपको मैंने नोट कराया था। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है या आपको गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कमेंट करके बताएं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आर्टिकल नंबर 54, इसमें किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 54 में है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55। इसमें क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीत है, निर्वाचन की जो विधि है, इसको भी आप नोट कर लें। निर्वाचन की विधि, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर
55 में। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 52 के तहत। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन तीनों को बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष है। और दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो 55 में है। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई है तो 2-4 आर्टिकल और सुन लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 256 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि है। और अनुच्छेद नंबर 60 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति की शपथ। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चलाने की प्रक्रिया। 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। और 271 में क्या है, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 71 में है। और 123 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। ये राष्ट्रपति के जितने भी दोस्तों आर्टिकल बन सकते हैं मैंने सारे आपको बता दिए। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है, ये सवाल तैयार हो जाइए, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है 15वीं, कौन से दोस्तों 15वें क्रम की बनी है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको नोट करना है विधि के समक्ष समानता, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 14 में इसका उल्लेख किया गया। बच्चे को पता है। लेकिन दोस्तों इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से ली गई है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आपको याद होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई, ये भी दोस्तों अवधारणा कहाँ से ली गई, अमेरिका से। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है, तो अब आपको पता होगा भाग 3। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया, समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछ रहे समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों डीपीएसपी ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद होगा आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। और इनका उल्लेख कौन से भाग में है, भाग नंबर 4। मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं, ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं। कहाँ से, रूस से। और इनका आर्टिकल दोस्तों कौन सा, आर्टिकल नंबर 4A। इतनी बातें आपको नोट करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई मैंने सारी आपको नोट करा दी। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 161वां स्थान, 107वां स्थान, 132वां स्थान, 126वां स्थान। तो दोस्तों आपको याद करके रखना है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 107वां स्थान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बात करते हैं 161, इसमें क्या है, तो आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट भी कराया है, आपको ध्यान में रखना है। 161 में अभी हाल ही में दोस्तों रैंकिंग जारी हुई है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको याद करके रखना है 161वां स्थान है। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये दोस्तों जारी करने वाली संस्था है। 132वां स्थान दोस्तों किसमें, मानव विकास सूचकांक, आपको याद होगा मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी संस्था है, ये जारी करती है। इसके अलावा बात करते हैं 126वां स्थान, खुशहाली सूचकांक, फर्जी सूचकांक है दोस्तों 1 नंबर का। खुशहाली सूचकांक दोस्तों कौन सा है, 126वां स्थान है अपने भारत देश का। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। बात करते हैं आज के अगले और आज के अंतिम सवाल को लेकर। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनसे आपको सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। न्यूजीलैंड के नए दोस्तों राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बने हैं, चार्ल्स हिपकिंस। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। पेट्रो पावेल ये दोस्तों कहाँ के बने हैं, जल्दी से आपको बताना है, तो आपको याद रखना है चेक गणराज्य के, इसको आप लिख लें, चेक गणराज्य के दोस्तों नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आपको ध्यान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों, चेक गणराज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दोस्तों कौन बने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये पेट्रो पावेल बने हैं। शहाबुद्दीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति
बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है शहाबुद्दीन रामचंद्र पौंडेल। ये दोस्तों कहाँ के बने हैं? तो आपको दोस्तों मैंने आपको नोट भी कराया है, ये दोस्तों नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? नेपाल के। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन बने? रामचंद्र पौंडेल। और नेपाल के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? ये भी मैंने आपको नोट कराया था, राम सहाय यादव। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज के होमवर्क का सवाल है, कमेंट करके बताएं इटली की दोस्तों महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर भी आई थी। इतनी बातें आपको नोट करनी है। कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर आज की क्लास पसंद आई है, आज की मेहनत आपको पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।